यह साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और नए आज़ाद देशों का उदय हो रहा था। लेकिन इसी दरमियान एक नए युद्ध की शुरुआत हो चली थी। दो बड़े देश अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने और दुनिया भर में वर्चस्व कायम करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में थे। वो शक्तियाँ थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहा जाता है। ये लड़ाई विचारों की थी, इसलिए इसी लड़ाई को कहा गया शीत युद्ध यानी कोल्ड वार, जहाँ लड़ाई थी विचार, मतभेद और अपनी ताकत के प्रदर्शन की। उस वक्त पूरी दुनिया दो खेमों में बट चुकी थी, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और साम्यवाद यानी सोशलिज्म। लेकिन जो देश इन विचारधाराओं से अलग रहे, उन्होंने एक नए गुट का आगाज़ किया, जिसे गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा गया। खैर, फिलहाल के लिए इस कहानी को हम यहीं छोड़ते हैं और अब आते हैं अफगानिस्तान पर। यह सन 1800 चल रहा था, जब एशिया में ब्रिटिश और रूस के साम्राज्य का बोलबाला था। भारत जो ब्रिटेन के अधीन था, ठीक इसके ऊपर था रूस, और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ था अफगानिस्तान। यह एक ऐसा देश था जो दोनों महाशक्तियों के लिए खासा सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक महत्व रखता था। लेकिन अफगानिस्तान किसी के अधीन नहीं था, इसलिए सन 1838 में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के राजा अमीर दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और वहाँ के राजा को हटाकर एक दूसरे राजा को नियुक्त किया, जिसका नाम था शाह शुजा दुर्रानी। यह राजा अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था, बस नाम मात्र के लिए ही वह अफगानिस्तान का नेतृत्व कर रहा था। सन 1838 में राजा से असंतुष्ट होकर वहाँ के कबीलाइयों ने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। 3 साल चली इस लड़ाई को पहला एंग्लो अफगान वॉर कहा गया, जो कि 1838 से लेकर 1841 तक चला। इस युद्ध में कबीलाइयों की जीत हुई, लेकिन ब्रिटेन अफगान का यूं ही नहीं पीछा छोड़ने वाला था। इसलिए सन 1878 में दूसरी एंग्लो अफगान वॉर हुई, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है और एक बार फिर वहां नॉमिनल राजा तैनात कर दिया जाता है। इस बार इस राजा का नाम था अब्दुल रहमान खान। अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजिक महत्व को अलग रखते हुए सन 1907 में ब्रिटेन और रूस ने अफगानिस्तान को लेकर आपसी समझौता किया, जिसमें तय किया गया कि इस क्षेत्र को सामरिक महत्व से दूर रखा जाएगा। सन 1919 में 2 ऐतिहासिक घटनाएं हुई। पहली रूसी क्रांति, जो कि लेनिन के नेतृत्व में साम्यवाद मार्क्सवाद विचारधारा का प्रसार करना था, और दूसरा अफगानिस्तान का ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह। इसमें अफगानिस्तान राजा अमानतुल्लाह खान के नेतृत्व में अफगानिस्तान ब्रिटेन के चंगुल से पूरी तरह आज़ाद हो चुका था, और इस लड़ाई को कहा गया तीसरी एंग्लो अफगान वॉर, और इस आज़ादी की तारीख थी 19 अगस्त 1919। आज़ादी के बाद अफगान की गद्दी पर राजा अमानुल्लाह खान बैठे। इनके विचार इतने खुले और प्रगतिशील थे कि इन्होंने दकियानूसी सोच को बदल कर रख दिया। इनकी पत्नी सोराया तरजी भी एक अलग धर्म से ताल्लुकात रखती थी, जो अंत तक राजा की एकमात्र पत्नी रही। अफगानिस्तान में प्रगतिशीलता की अमान-उल्लाह ने एक अलग मिसाल पेश की थी। महिलाओं के अधिकारों, स्वतंत्रता तथा शिक्षा के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन इस रूढ़िवादी सोच का खंडन करने वाले अमान-उल्लाह के खिलाफ जल्द ही मोर्चा बंधने वाला था। सन 1929 के दरमियान देश में गृहयुद्ध के हालात बन गए, और इस बीच अमान-उल्लाह का तख्ता पलट कर दिया गया, जिनकी जगह ली मोहम्मद नादिर शाह ने, और यह सन चल रहा था 1929। इसके बाद इनके बेटे मोहम्मद ज़ाहिर शाह ने सत्ता संभाली। उन्होंने भी अमान-उल्लाह की तरह प्रगतिशील विचारों की राह पकड़ी। सन 1893 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ब्रिटेन ने एक बॉर्डर बनाया, जिसे डूरंड रेखा कहा गया, और यही बॉर्डर सन 1947 के बाद स्थायी यानी परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाया। पश्तून्स जनजाति, जिन्हें आज अफगानियों के नाम से जाना जाता है, बॉर्डर बनने के कारण इनकी आधी संख्या पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रह गई। अफगानिस्तान इसका तगाजा करता कि उसका एरिया बढ़ाया जाए, ताकि उनकी कम्युनिटी के लोगों को उनके देश में लिया जा सके। इसी कारण ज़ाहिर शाह के रिश्तेदार
दाऊद खान जो तत्कालीन अफगानिस्तान प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद उग्रपंथियों यानी अफगान को समर्थन देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को जब इसकी भनक लगी तो उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सारे व्यापारिक संबंधों को तोड़ दिया। पड़ोसी देश के साथ रिश्ते की खटास से गुस्साए जाहिर शाह ने प्रधानमंत्री दाऊद खान से सन 1963 में इस्तीफा दिलवाया और राजकीय परिवार को संसद में हिस्सा न लेने की शर्त पर संसदीय चुनाव करवाने की घोषणा की। सन 1965 में पीडीपीए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान और इस्लाम पार्टी का उदय हुआ। सन 1973 में ही राजा जाहिर शाह की अनुपस्थिति में दाऊद खान ने आर्मी का समर्थन ले तत्कालीन सरकार का तख्ता पलट करवा दिया और सत्ता को हत्या खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तब अफगानिस्तान को एक गणराज्य बना दिया गया, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। मसलन न्यायपालिका की शक्ति को कम रखा गया। कुछ समय बाद आपसी मतभेद के चलते पीडीपीए दो भागों में बंट गई, खालिकस्ट और परचमाइटिस। खाल्क पार्टी बदलाव पर विश्वास करती थी, लेकिन इसके विपरीत परचम रूढ़िता और अतिवाद का दूसरा रूप थी। सोवियत संघ ने दोनों में समझौता करवाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। सन 1977 में दाऊद खान ने एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय क्रांतिकारी पार्टी, जिसका आधार था इस्लाम, राष्ट्रवाद और समाजवाद। दाऊद का यह अच्छा कदम था, लेकिन उसने अपनी सत्ता का वजूद रखने के लिए दूसरी पार्टियों के नेताओं की हत्या करवाना शुरू कर दिया। इससे अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ी और शांति अव्यवस्थित हो गई। नतीजा यह हुआ कि दाऊद खान के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह को इतिहास में शोर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति में अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद खान, उनके परिवार और उनके समर्थकों के अधिकांश लोगों को राष्ट्रपति भवन में मार दिया जाता है। इसके बाद अफगानिस्तान नए लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल जाता है और नूर मोहम्मद तारिकी के नेतृत्व में नई सरकार आती है। सन 1978 में बिल्कुल नए विचारों और मजहब को सियासत से परे रखने वाले तारिकी की भी हत्या कर दी जाती है और शुरू होती है अफगानिस्तान में तैनात अतिवाद कट्टरपंथी हिजबुल मुजाहिदीन की, जो इस्लाम को सर्वोपरि मानती थी। हमने शुरुआत में शीत युद्ध की बात की थी। जैसा कि हमने जाना, उस वक्त दुनिया दो खेमों में बट चुकी थी, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने तीसरा रास्ता चुना, और वो रास्ता था गुटनिरपेक्षता का। भारत, पाकिस्तान, युगोस्लाविया, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों के साथ अफगानिस्तान ने भी गुटनिरपेक्षता की सदस्य ग्रहण की थी। चूँकि सोवियत संघ के साथ जाहिर शाह के संबंध बेहतर थे, बावजूद इसके अफगानिस्तान उसके खेमे में शामिल नहीं हुआ। इससे उसने नाराज़गी जताई, लेकिन सोवियत अभी भी अफगानिस्तान के साथ मुजाहिदीन के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। वजह थी विचारधारा की, लड़ाई की और कोल्ड वार और वर्चस्व की। ओपियम, पेट्रोलियम तथा अन्य प्राकृतिक गैसों का भंडार घर अफगानिस्तान के संबंध सोवियत संघ के साथ कहीं बेहतर ना हो जाए, इसलिए शीत युद्ध की दूसरी शक्ति अमेरिका ने मुजाहिदीनों को बाहरी रूप से सपोर्ट देना शुरू कर दिया और यहीं से नींव गढ़ी तालिबान की। आपको बताते चलें कि मुजाहिदीन और तालिबान दो अलग अलग वर्ग हैं। मुजाहिदीन अर्थात जिहाद करने वाला, मुजाहिद जिसका सीधा सीधा संबंध जिहाद से है। ये लड़ाके गोरिल वॉर में माहिर होते हैं और वहीं इनको ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका ने जब इन्हें आधुनिक हथियारों की सप्लाई की तो इनका दबदबा अफगान में काफ़ी बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर तालिबान पश्तून्स से संबंध रखते हैं, जिनकी बात हमने ऊपर की थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र, छात्र का बहुवचन। हालांकि दोनों एक ही विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं और वो है एक्सट्रीम इस्लामिस्ट। 90 के दशक में सोवियत संघ विघटित होने लगा था, यानी शीत युद्ध खत्म होने की कगार पर था। अफगानिस्तान में तैनात सोवियत सेना को वापस बुला लिया गया। मौका पाकर तालिबान ने अफगान पर अपनी तैनाती शुरू कर दी। इस्लामिक देश पाकिस्तान और सऊदी अरब तालिबान की फंडिंग करने लगे और सन 1996 में तालिबान ने अफगान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमा लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को गद्दी से हटा कमान अपने हाथों में ले ली तालिबान ने। मुजाहिदीनों के आतंक से तंग आकर आम नागरिकों ने तालिबान के शासन का शुरुआत में स्वागत किया। इन्होंने वहां की मूलभूत समस्याएं जैसे सड़कें, कारोबारी व्यवसाय और अराजकता में स्थिरता आदि सुधारों में भली प्रकार से काम किया। मगर उसी दौरान तालिबान ने सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू करना शुरू कर दिया, जिनमें हत्या, जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना और चोरी के मामले में दोषियों के अंग भंग करने जैसी सजाएं और यातनाएं शामिल थीं।
यहाँ तक कि वहाँ के आम नागरिकों के लिए भी सख्त नियम बना दिए गए, जैसे कि पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने की मनाही, महिलाओं को पूरा शरीर ढकना अनिवार्य करना, टेलीविज़न पर रोक, म्यूज़िक पर रोक, सिनेमा पर रोक और तो और 10 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई। उन्होंने अन्य धर्म के रीति रिवाज और सांस्कृतिक महत्व को ख़त्म करने की कोशिश की और गैर इस्लामिस्ट लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञान लिया गया तो तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन और दुर्व्यवहार से जुड़े कई आरोप लगने शुरू हो गए। यह भी देखा गया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान तालिबान को मजबूत बनाने में बड़ी मदद कर रहा था। हालांकि विश्व स्तर पर यह बात उठी तो पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि तालिबान सरकार को मान्यता देने में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अलावा पाकिस्तान भी एक देश था। 9/11 की घटना के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा और यहीं से तालिबान के शासन का खात्मा होना शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन और तालिबान प्रमुख मोहम्मद मुल्ला ओमर भागने में कामयाब हो गए। लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन खत्म हो गया था। यहाँ यह नोट करने वाली बात है कि मुल्ला ओमर मुजाहिदों की ओर से लड़ने वाला एक इंसर्जेंट था। माना जाता है यह सोवियत अफगान युद्ध में 3 बार घायल हुआ। तीसरी बार में एक ग्रेनाइट के विस्फोट से इसकी एक आंख पूरी तरह घायल हो गई थी। इसने 9/11 हमले के एक हाईजैकर की फाइनेंसिंग की थी। कंधार हाईजैक में भारत द्वारा छोड़े गए आतंकियों में से एक यह भी था। इसने दीनी छात्रों को यह कहकर तालिबान में भर्ती कराया कि इस्लाम खतरे में है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से पैर जमाना शुरू कर दिया था और साल 2012 में हिंसा और कट्टरवाद का मंजर एक बार फिर से देखने को मिला। साल 2011 में अमेरिकी नौसेना ने अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और साल 2015 में मुल्ला उमर भी स्वास्थ्य कारणों से मर गया। इसके बाद मुल्ला मंसूर एक नया नेता चुना गया। साल 2015 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर मारा गया और उसके बाद संगठन की कमान डिप्टी मौलवी हिब्बुल्लाह अखजुदा ने संभाली। तालिबान का नेतृत्व अभी इसी के हाथों में है। जब तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रही तब तक तालिबान शांत रहा, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने सेना को अफगान से वापस बुलाया तो फिर से तालिबान अफगानिस्तान पर हावी हो गया। मौजूदा हालात ये है कि आज तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है और इस अस्थिरता का भयानक रूप भली प्रकार वहाँ देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।